गुड इवनिंग। लास्ट अभी जो अपना लाइव सेशन चल रहा था नेटवर्क इश्यूज के कारण मतलब वो लेक्चर अटक रहा था, इसलिए मैं वापस से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इससे पहले आपको वो लेक्चर जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है वो आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ यहाँ पे वो टॉपिक रिवाइज करा के वहां से आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों, सबसे हमने स्टार्ट की थी आज की क्लास अकाउंटिंग एंटिटी। आज की क्लास किससे स्टार्ट की थी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। किससे स्टार्ट करी थी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल जो हमने पढ़ लिया था वो प्रिंसिपल कौन सा था? हम ये पढ़ रहे थे कि ये प्रिंसिपल होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अनेकों नाम है, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी। उसके बाद क्या बोला? बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को क्या है? सेपरेट ट्रीट किया जाता है, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट हाउसेस ट्रीट किया जाता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो कैपिटल है वो क्या कंसिडर होती है? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, तो बिजनेस जो है, बिजनेस के ऊपर क्या रहता है? एक ऑब्लिगेशन रहता है कैपिटल को भी रिटर्न करने का, तो उसके ऊपर वो भी एक टाइप की क्या है? लायबिलिटी है। अब क्या है, और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं? बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन। और यदि कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो वो बिजनेसमैन का रिकॉर्ड नहीं होगा अनलेस उसका जो उसका रिलेशन किससे हो? बिजनेस से हो। जैसे कि कैपिटल में इंक्रीज हो रहा हो, कैपिटल लेके आ रहा हो, या कैपिटल लेके जा रहा हो, ड्रॉइंग्स। ये कैपिटल में इंक्रीज हो रहा हो या कैपिटल में डिक्रीज हो रहा हो, तो वो उसका रिलेशन किससे है? बिजनेस से। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम ये समझ रहे थे कि अब मेरे को पढ़ाने वाला था जो मैं आपको, वो ये पढ़ाने वाला था जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। सर ये क्यों? मैं क्या पढ़ाने वाला था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्यों, हमें ये पढ़ना था आज। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, एक सेकेंड। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सर ये प्रिंसिपल क्यों है और ये क्यों ऐसा बोलता है कि बिजनेस को आपको सेपरेट ट्रीट करना है और बिजनेसमैन को आपको अलग ट्रीट करना है, इन दोनों को अलग अलग इंसान ट्रीट करना है, ऐसा क्यों? इसलिए बच्चों, जैसे बिजनेसमैन के पास समझो बच्चों 5 लाख रुपीस है पर्सनल, कितने हैं? 5 लाख रुपीस। इसमें से उसने 2 लाख रुपीस किस में इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस के पास कितना पैसा आ गया? 2 लाख रुपए आ गया। अब बिजनेसमैन के पास पैसे कितने बचे? 3 लाख रुपीस बचे। बच्चों, अब जब भी बिजनेस किया जाता है, बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग ट्रीट किया जाता है। अब समझना बच्चों, मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा किसकी? एक प्रॉफिट एंड लॉस की, एक बिजनेस पोजीशन की। वैसे तो बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन भी हैं कि जो बिजनेस को अलग ट्रीट करना पड़ता है, मगर वो अभी छोड़ो। प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस पोजीशन, ये दो चीजें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे 3 लाख रुपीस बचा है, ये इसका पर्सनल पैसा है। ठीक है, अब समझना बच्चों, ये क्या करता है? एक बिजनेस करता है। इस 50 जो 2 लाख रुपए हैं बिजनेस में, समझना बच्चों, अब क्या होगा? बिजनेस, हम लोग क्या करते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं, या हम लोग क्या, एक सिंपल भी बात करें यदि हम लोग, तो क्या होता है बच्चों, जब बिजनेस को देखा जाता है, हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस की पोजीशन क्या है। हम लोग को भी क्या चाहिए? सेपरेट रिजल्ट चाहिए। हम लोग को भी जो अंदर से इच्छा होती है क्या होती है? सेपरेट होती है। और एक और बात, यदि बच्चों ये दोनों मिले हुए हों, ठीक है, यदि ये दोनों मिले हुए हों, तो अब जैसे इसके पर्सनल ट्रांजैक्शन हो, इसमें से 50,000 रुपए इसने अपने बच्चे की फीस भर दी, बच्चे की फीस भर दी, ये पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस में नहीं आएगा, तो कितना? अब उसके पास कितने पैसे बचे? 2,50,000। अब इसमें से कुछ पैसे और उसने अपने घर में सामान खरीदना था किराने का, वो खरीदा, कितने बचे? अब 2,15,000। ठीक है, अब ये जो खर्चे हो रहे हैं बच्चों, इनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो उसके पर्सनल एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे? वो ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा कि उसे क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है? उसका मोटिव इकोनॉमिक नहीं होता है, वहां पे उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉन इकोनॉमिक होता है। क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक। अब उसे अपने बच्चे की फीस भरनी है, अपने घर में खाना खाना है, ये क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए करता है? क्या नहीं करता? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करता। तो जो उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं वो मेनली क्या कवर करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कवर करते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बिजनेस क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। बिजनेस क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब बच्चों समझो कि दोनों को इसलिए अलग अलग ट्रीट करते हैं। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे हमें कितना फायदा हुआ, और हमें पर्सनल हम लोग करते क्या? फायदा कमाने के लिए करते क्या? नहीं करते। यहां का हमें फायदा देखना ही नहीं है पर्सनल ट्रांजैक्शन का, हमें तो सिर्फ कहां का फायदा देखना, हमें बिजनेस से, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से कितना
कितना फायदा हुआ है समझो। अभी मैं 2-3 एग्जांपल और भी देके आपको समझाऊंगा, समझना। जैसे अब उसके पास कितने रुपए बचे थे, 2,15,000। बिजनेस में कितने रुपए रखे थे, 2 लाख। 2 लाख रुपए से क्या हुआ, उसने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया, साल भर में बिजनेस किया 1 लाख रुपीस का। तो अब बिजनेस में उसके कितने रुपए हो गए, 3 लाख रुपए। कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। और 1 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। और ये उसकी आज की तारीख में उसके बिजनेस की पोजीशन है। उसके बिजनेस की पोजीशन कितनी है, 3 लाख रुपीस। उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का। अब बच्चों यही समझना यदि ये हम दोनों को मिला दे, दोनों को अलग अलग ट्रीट ना करें, तो हमारी अकाउंटिंग कितनी खिचड़ी मचेगी। देखना उस हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा, 5 लाख। 5 लाख के बाद आपने बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस नहीं किया मान लो, तो अब ये जो एक्सपेंस है 50,000 और 35,000, 85,000 माइनस कर दिए। अब कितना बचा, और नहीं 2 लाख रुपए तो आपने क्या किए थे, बिजनेस में लगा दिए थे। अब कितना बचा, 3 लाख। 3 लाख में से भी 85,000 चले गए। अब कितना बचा आपका, 2,15,000। अब ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया, ना कि प्रॉफिट निकल के आया। क्या ना सिर्फ क्या है, इतना पैसा आज की तारीख में आपके पास क्या है, बचा है। यहां पे भी आपको उतना ही बच रहा है, 2,15,000। मगर कंसर्न यहां पे ये है बच्चों, ये जो पर्सनल एक्सपेंस किए हैं हमने, पर्सनल एक्सपेंस किए, इसका रिलेशन बिजनेस के साथ नहीं है। यदि मुझे सेपरेट देखना हो कि मेरा बिजनेस मुझे कितना अर्न करके देख रहा है, तो पर्सनल एक्सपेंस जब मैं मिला दूंगा तो मुझे एक सही रिजल्ट निकल के बाहर नहीं आएगा। एक्चुअल रिजल्ट समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली बिजनेस करने से मुझे कितना फायदा हुआ। मुझे यदि मैं सेपरेट बिजनेस कर रहा हूं, जैसे बच्चों इसका एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे आपके घर में शादी होती है, अब बच्चों शादी का हिसाब किताब अलग रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, हाँ सर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैंने शादी में कितना एक्सपेंडिचर किया है। यदि शादी में बच्चों अपन दूसरे शादी से जिसका रिलेशन ना हो ऐसे खर्चे करें तो उसको हम हटा देते हैं, नहीं ये शादी से रिलेटेड खर्चा नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है शादी से रिलेटेड खर्चे कितने, तो उसमें से शादी से रिलेटेड जितने एक्सपेंस नहीं होंगे उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमें किसके एक्सपेंस देखना, शादी से रिलेटेड। तो जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, हमें प्रॉफिट निकालने का भी मकसद क्या था, हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। किसका प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का। अब यदि बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए तो उसमें से पर्सनल ट्रांजेक्शन इंक्लूड कर दो, तो क्या सही प्रॉफिट निकल पाएगा, कभी भी सही प्रॉफिट नहीं अराइव हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को अलग और बिजनेसमैन को अलग अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी सिर्फ किसकी चाहिए, बिजनेस की चाहिए। वो भी किसकी चाहिए, बिजनेस की ही चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के एक्सपेंस अलग से, बिजनेस की इनकम अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। अभी गणेश जी बैठने वाले, सर इस बार कोरोना के चक्कर में नहीं बैठेंगे, ठीक है, मगर पिछले साल तक बैठते थे जब। तो बच्चों जब झांकी बनाते थे अपन, बढ़िया गणेश जी को बिठालते थे। बेटा मैं मतलब सिर्फ ऐसे पिक्चर बना रहा हूं, इससे मेरा कोई मतलब ऐसा कोई लेना दे, मतलब क्या बोलूं, छोड़ो, भगवान को हटाओ। ये क्या बनाई, झांकी बनाई। क्या बनाई, ये झांकी बनाई। अब इस झांकी में बैठे हुए हैं भगवान। कौन बैठे हुए हैं, भगवान। अब बच्चों जब अपन बच्चे मिलके झांकी बिठालते हैं तो झांकी में जितना कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में से यदि मुझे सिर्फ ये निकालना है कि हमारा कितना कलेक्शन बच गया या हमारी झांकी ने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, हम लोग वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, मगर हाँ फिर भी देखिए कि एक्चुअल में हम लोग को कुछ सरप्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बच्चों समझो कि जैसे आप झांकी के अध्यक्ष हो। अब बच्चों आपको जो इससे रिलेटेड कलेक्शन हुआ है इसको आप क्या रखोगे, सेपरेट रखोगे। और आपका एक बिजनेस या आपके घर से भी आपको डेली के 500 रुपए मिलते हैं, इसको आप क्या रखोगे, सेपरेट। दोनों को कभी मिलाना चाहोगे क्या, नहीं, क्योंकि मिला दिया तो फिर ना इनका हिसाब किताब पता चल पाएगा ना आपका हिसाब किताब पता चल पाएगा। हमें क्या चाहिए, इसका रिजल्ट भी सेपरेट चाहिए कि सिर्फ झांकी से हमें कितना सरप्लस हुआ है, कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा है। यदि हम लोग को कम भी पैसा पड़ेगा तो क्या करेंगे, जो झांकी के मेंबर होंगे ये घर से पैसा लेके आते हैं, और एक्स्ट्रा बच जाता है तो सर ये झांकी के मेंबर ही लेके चले जाते हैं, नहीं, वो अगले साल के लिए उसको बचा के रख लेते हैं कि अगले साल वो पैसा काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हम लोग को इसकी इंफॉर्मेशन अलग से मिल पाए कि हमें कितना फायदा हुआ है या हमारी झांकी की इस बार पोजीशन क्या रही। सेम विथ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हम लोग को अपने बिजनेस का अलग प्रॉफिट चाहिए पड़ता, सेपरेट चाहिए पड़ता कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, इसलिए हम दोनों को क्या कर देते, अलग अलग कर देते, बिजनेस को अलग, बिजनेसमैन को अलग। ठीक है बच्चों,
उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इसके बारे में मैं जो लिखवाना था वो पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, जो कि रुक चुका था मेरा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है सर? ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बहुत सिंपल है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस में ट्रांजैक्शन को आपको किस टर्म्स में रिकॉर्ड करना है? मनी के टर्म में रिकॉर्ड करना है, मनी के टर्म में मेजर करना है। ये क्या बोलता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको किस टर्म में मेजर करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। अपन एक कार परचेस करके लाए, सर ये ट्रक लग रहा है तो इसे ट्रक समझ लो। एक ट्रक परचेस करके लाए हैं और ट्रक का कितना माल ढो लेता है, कितने उसके कितने बड़े टायर हैं, कौन ड्राइवर है, क्या ट्रक की स्पेसिफिकेशन है, हमारी अकाउंटिंग को उस चीज से मतलब नहीं होता। हमारी अकाउंटिंग को मतलब होता है ये ट्रक कितने रुपए का है। इन टर्म्स ऑफ मनी इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं कि इसकी इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू क्या है। उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं उनको ही आपको अकाउंटिंग में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ये तो कितनी बार सुन चुके हैं सर। इसलिए ये प्रिंसिपल बोलता है, इसलिए वहां पे क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ड आया। ये प्रिंसिपल में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया आपको वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल टर्म में क्या कर सके? मेजर कर सके, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किए जा सके। ऐसे ट्रांजैक्शन को ही आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ये प्रिंसिपल में कहा था, इसलिए जो आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग पॉइंट आता है उसमें क्या लिखा हुआ है? मेजर किस टर्म में करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। पता है वहां पे वैसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसके पीछे क्या एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको किस टर्म में मेजर करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल तो बहुत छोटू सा प्रिंसिपल था, समझ में आ गया है। तो लिखो फटाफट इसके बारे में। According to these principle, only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money। ठीक है सर। इसके बाद ये इसका मैटर इतना ही है, क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इतने सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे और ज्यादा आपको समझाना है। आपको मैं ज्यादा समझाऊंगा, आपको लगेगा सर रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले इतनी बार ये चीज को पढ़ चुके। बस सर ऐसा क्या कनेक्शन तो डेवलप करो वहां से यहां तक का। वहां में समझो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो मनी टर्म्स में होती है। फिर वहां पे फंक्शंस पढ़े थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। जो मेजरिंग फंक्शन था उसमें लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अरे भैया क्यों? क्योंकि सर ये प्रिंसिपल बोलता है। और ये प्रिंसिपल क्यों बनाया है भाई? आपको प्रॉफिट भी किस टर्म में चाहिए? प्रॉफिट किस टर्म में चाहिए? मनी टर्म में चाहिए ना। तो ट्रांजैक्शन को भी पहले किस टर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या होता है ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। बच्चों होता क्या है, जैसे बचपन में आप नर्सरी क्लास में थे, फिर KG1, फिर KG2, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड एंड चलता जा रहा है। ठीक है सर। जब सर नर्सरी में आपने पढ़ाई करी थी तो नर्सरी में जितनी आपने साल भर में पढ़ाई करी उसके लास्ट में क्या होगा? एग्जाम। क्या होगा? एग्जाम। और एग्जाम का आया रिजल्ट जिसमें आपको क्या पता चला? आपकी परफॉर्मेंस।
आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, कैसी परफॉर्मेंस थी, उसी यदि आप अच्छा पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया, आप और अच्छा पढ़ना शुरू करोगे। आप गधे, मतलब गधे नहीं बोल, गधा कोई बच्चा नहीं होता, आप अच्छे नहीं थे पढ़ाई में तो आपको अपनी परफॉर्मेंस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। किस बेसिस पे? आपका रिजल्ट बताता है आपको कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसी बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट होते हो कि नहीं होते। यदि फेल हो गए तो यहीं पर रुक जाओगे कि नहीं रुक जाओगे? हाँ सर रुक जाएंगे सर। अब जब परफॉर्मेंस अच्छा था तो KG1 में गए, KG1 में फिर साल भर पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करने के बाद लास्ट में हुए एग्जाम साल भर होते हैं क्या सर? हमारे स्कूल में तो होते, मैं मानता हूं फाइनल एग्जाम कब होते हैं? एंड में होते हैं, जिसके रिजल्ट के बेसिस पे क्या डिपेंड करता, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे कि नहीं होगे। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू रे प्रोसेस लगी रहती है, ठीक है। हर साल आप पढ़ाई करते हो, हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है, उस बेसिस पे आप सेकेंड ईयर पे जाते हो, ठीक है सर। अच्छा यदि ऐसा हो कि नर्सरी में आप क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो और नर्सरी से लेकर 12th तक आपके एग्जाम ही ना हो और एक बार लास्ट में एग्जाम हो 12th में, जिसमें पूरा नर्सरी से लेकर 11th तक आए, सॉरी 12th तक का सिलेबस आएगा, सिर्फ पूरी जिंदगी में एग्जाम नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ 12th में एग्जाम हुए, तो और परफॉर्मेंस आपको कब पता चली? 12th में। और 12th में जाके पता चला कि अरे आपको तो नर्सरी की चीजें भी नहीं बनती हैं, और क्या बात, ABCD भी नहीं आती, आ से अनार भी नहीं आता, 1 2 3 4 भी नहीं आता। तो बताओ बच्चों, इसके बाद कोई और रास्ता बचेगा क्या आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का? नहीं सर, कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्यों रास्ता नहीं बचेगा? क्योंकि सर अब वापस से नर्सरी से 12th पढ़ेंगे, 12-15 साल फिर लग जाएंगे, इतना टाइम देंगे, जिंदगी भर क्या पढ़ाई करते रह जाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला? इसके लिए रास्ता ही निकाला कि नर्सरी में सब साल भर आप पढ़ाई करोगे, साल भर पढ़ाई करने के बाद, एक सेकेंड, साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम होंगे, एग्जाम से आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा, उस बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर में क्या होगे, अप्रूव होगे और नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ पाओगे। सेम अकाउंटिंग में बच्चों समझना, सेम अकाउंटिंग में 2011 में मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 2012, 13, 14, 15। बच्चों मुझे क्या करना है, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बच्चों जो बिजनेसमैन है उसको अंदर क्यूरियोसिटी होती होगी कि नहीं होती होगी, मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब सर वो कैसे पता चलेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। जब ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा तब जाके उसे क्या पता चलेगा, उसका परफॉर्मेंस पता चलेगा। अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो सर नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वहीं पे बिजनेस बंद कर देगा, या कोशिश करेगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर में भी वो क्या करे, अच्छी मेहनत करे, और नहीं होता रहेगा, हर साल लॉस होगा तो बिजनेस को क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ता है, हर थोड़े टाइम में अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है। अब समझना, जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हो तो साल भर ये प्रोसेस चलती है बुक कीपिंग की। हाँ सर, बुक कीपिंग की प्रोसेस क्या होती है, साल भर चलती है। आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो आपको पूरी 7 स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाके क्या करोगे, समराइज करोगे इंफॉर्मेशन को। ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है। ये सब चीजें मैं इसलिए पहले से पढ़ा के लाया हूं आपको। ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है तब क्या स्टार्ट होती है, सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग की समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। ये कब होगा, ईयर एंड पे होगा। इससे क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस पोजीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी निकल के आएगी। उस बेसिस पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर देखोगे, है ना। और सर यदि ऐसा हो कि आपने 2011 में बिजनेस किया, आपने प्रॉफिट निकाला ही नहीं, 2015 में आके निकाला, अब सर यहां देखा कि बहुत खतरनाक लॉस था, फिर क्या लगेगा, अरे यार मैं यहीं पे एक बार जज कर लेता तो मैं वहीं पे बिजनेस स्टॉप कर देता तो इतने साल मुझे नुकसान नहीं होता। तो मतलब सर हर साल या हर 6 महीने में या हर महीने में, जैसा भी आपका बिजनेस का नेचर है, आपको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। पूरी प्रोसेस मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। पूरी प्रोसेस को आपको क्या करना रहता है, कंप्लीट करना पड़ता है। और जिस पीरियड में वो कंप्लीट होती है वही क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। वही क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और मैंने 31 मार्च तक की अपनी अकाउंटिंग करी है। 1 अप्रैल 2020, 2021, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021
1 से मैंने अपना क्या किया, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 साल कहाँ कंप्लीट होता है, 31 मार्च। तो यहाँ पे मैं साल भर क्या करूंगा, सारी ये पूरी प्रोसेस करूंगा, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और लास्ट में आके कहते हैं ना मार्च में सब लोग बहुत बिजी होते हैं, सबकी क्या होती है, बुक्स क्लोज होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, बुक्स क्लोज होने का मतलब समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ईयर एंड पे। जैसे आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, उससे आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलते हैं। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर साल या हर 6 महीने में आपको पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि आपके फाइनेंशियल रिजल्ट टाइम टू टाइम आपको पता चल पाए। सर साल भर में कर रहे हैं, 6 महीने में करें, हर महीने करें, हर दिन करें, हर दिन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो हमारा लॉ है, हमारा कानून है, कानून बोलता है कि भैया आप साल में एक बार भी करोगे ना चलेगा। तो क्या है, अब कानून बोल रहा है एक बार करो, तो हम तो क्या, हम भी वैसे ही, हम बार बार क्यों करेंगे, हर बार क्या लगेगी, फीस लगेगी, इतनी फीस हम पे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हाँ हम हर साल में देख सकते हैं, हर 6 महीने में भी कर सकते हो, करने को आप हर महीने में भी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अभी तक मगर हमें ये बात तो समझ में आ गई, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर करूंगा, अभी सुनना मेरी बात को और आगे। तो सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बातें करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है आपको या तो मंथली लगे, प्रिंसिपल ने ऐसा बोला है, या 6 मंथ, हाफ ईयरली या ईयरली। अपनी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है इसे कंप्लीट करना चाहिए कि आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिसके थ्रू आपको परफॉर्मेंस पता चले अपने बिजनेस का, और जिस बेसिस पे आप क्या कर पाओ, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है आपको पता चल पाए। ठीक है सर। अब सर जो लीगल ऑब्लिगेशन है, हमारे यहाँ के जो कानून बने हुए हैं कि आपको, कानून बोलता है कि आप ईयर में एक बार भी करोगे तो चलेगा, साल में 2 बार करना आपकी मर्जी, हर महीने करना है वो आपकी मर्जी, मगर आप ईयरली तो आपको करना ही पड़ेगा, ईयरली तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये प्रिंसिपल आपसे यही बात करता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोलता है आपको अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस को एक टर्म पर, एक टाइम आने पर पूरी प्रोसेस को क्या करना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। कितना टाइम है? ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे बच्चों, एज पर दिस प्रिंसिपल a business has to complete the whole accounting process over a specific operating time period। ठीक है, क्या लिखा है, एज पर दिस प्रिंसिपल बिजनेस को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्यों कंप्लीट कर लेना चाहिए? यदि कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता नहीं चलेंगे, आपको अपने फाइनेंशियल, इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सर साल भर आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग तो करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, ये क्या है प्राइमरी स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। उसके बाद क्या करोगे, समराइज, एनालाइज, कम्युनिकेटिंग। ये बच्चों मैंने उस दिन भी बताते हैं, डेली की प्रोसेस नहीं होती, ईयर एंड पे की जाती है। कब की जाती है, ईयर एंड पे की जाती है। अच्छा ठीक है सर, अब ईयर एंड पे की जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, साल भर में हमें कितना फायदा हुआ, हमारी आज की तारीख पे बिजनेस पोजीशन क्या है। तो ये सर हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है आपको एक पीरियड पे, एक स्पेसिफिक पीरियड, ऑपरेटिंग टाइम पीरियड पे अपनी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल को क्या कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। बेसिकली जो हमारे ट्रेंड फॉलो होता है वो ईयरली का फॉलो होता है। किसका फॉलो होता है, ईयरली का फॉलो होता है। और सर टाइम पीरियड भी आपको अपनी अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड रखना है वो रखो। क्या बोला,
जो रखना हो, जैसे रखना हो वैसे रखो। मतलब सर मेरा मन है, मेरा बर्थडे आता है 25 फरवरी को, तो मैं सोच रहा हूँ मैं 25 फरवरी से 24 फरवरी से 2020 2021 ऐसे रख लूं। मेरा मन कर रहा है मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर रख लूं। मेरा मन कर रहा है मैं 1 फरवरी से 31 जनवरी रख लूं, एक साल ये पूरा होता है, ऐसे रख लूं। मगर बच्चों जो मेनली फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाता है फिस्कल ईयर। क्या फॉलो किया जाता है? फिस्कल ईयर। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो किसके हिसाब से डिसाइड हो? बजट के हिसाब से डिसाइड हो। बजट क्या चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो मेनली सारे बिजनेस साइकिल क्या फॉलो करती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि यही फॉलो करना है। क्या है? आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। होता क्या है बच्चों, जो जैसे टैक्स है, टैक्स का जो रेट है वो ऐसा रहता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यहां तक का टैक्स रेट अलग होता है। फिर हर साल बजट आता है, उसमें टैक्स रेट चेंज होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट ईयर चेंज हो गया 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। समझो एक एग्जाम्पल, इस साल में टैक्स लग रहा था 20% और इस ईयर में टैक्स लग रहा है 30%। अब आपने अपनी अकाउंटिंग क्या करके रखी है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करके रखी है। अब क्या होगा? 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया था 21। अब क्या होगा? स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं 1 जनवरी से 31 मार्च 2020, यहां तक टैक्स अलग कैलकुलेट होगा, यहां का टैक्स अलग रेट पे कैलकुलेट होगा। फिर इतने पीरियड में कितनी इनकम हुई, इतने पीरियड में कितनी इनकम हुई, ये क्या रहता है? कैलकुलेशन काफी टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या, सिंपल सी बातें, हमारे इंडिया में ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते। हम लोग क्या फॉलो कर लेते हैं? जैसा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? अपना अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अपना अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं। क्योंकि सर फिर हम लोगों को भी जो हमारी ऑब्लिगेशंस रहती हैं टैक्स वैक्स से रिलेटेड, वो पे करने में दिक्कत ना आए। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा सर एक बात बताइए ना हमें, ये 1 अप्रैल, ये आप अपने घर पे भी पूछना आपके मम्मी पापा से, 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2020, ये हमेशा अप्रैल से मार्च ही क्यों चलता है? ये हमेशा अप्रैल टू मार्च ही क्यों चलता है भाई? ये जनवरी से मार्च दिसंबर क्यों नहीं रखा? ये तो कितना अच्छा भी लगता है कैलेंडर ईयर, ऐसा क्यों नहीं रखा? ये भाई अप्रैल से मार्च ही क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया। अरे गवर्नमेंट के पास भी तो कोई लॉजिक होगा ना। अरे सर इसका भी लॉजिक है? हाँ भाई इसका भी लॉजिक है। एक काम करना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, सर्च करके कल आना कि सर ये जो अकाउंटिंग पीरियड है सब जगह बैंक में कहीं पे भी यही फॉलो क्यों होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च? क्यों भाई ये क्यों फॉलो होता है? ये भी पता होना चाहिए भैया, अकाउंट्स के बच्चे हो आप लोग, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या है? कल का होमवर्क है। ये क्या है? आपका कल का होमवर्क है। मैं कल क्लास में आके सबसे पहले आप लोगों से यही पूछूंगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर ये ही क्यों फॉलो होता है? आपकी बर्थ डेट से अगली बर्थ डेट तक क्यों नहीं होता है? ये जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं होता है? फरवरी से जनवरी क्यों नहीं होता है? अक्टूबर से दिसंबर, मतलब अक्टूबर से सितंबर क्यों नहीं होता? ये अप्रैल से मार्च ही क्यों होता है? ये मैं आपको कल बताऊंगा। मेनली मेरे को इस प्रिंसिपल में यही डिस्कस करना था। हाँ, तो क्या बोला अपन ने? एज पर दिस प्रिंसिपल बिजनेस हैव टू कंप्लीट द होल अकाउंटिंग प्रोसेस, अपनी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और फिर क्या बोला है दूसरी बात? अकाउंटिंग पीरियड में भी मंथली। देखो जो प्रिंसिपल है बोलते हैं चाहे मंथली कर लो, चाहे हाफ ईयरली कर लो या ईयरली कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सर जो अपने ट्रेंड फॉलो होता है वो कौन सा होता है? ईयरली वाला होता है। ठीक है, आप तो जब करना आपको डेली करना, आप तो डेली कर लो। अकाउंटिंग कहता आप तो डेली कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या डेली ये सब प्रोसेस करनी मुश्किल होती है। क्या होती है? मुश्किल होती है। अच्छा एक चीज और
सर इतना हाईटेक जमाना आ चुका है, डेली बेसिस पर कैलकुलेट हो सकता है क्या? बेटा हाथ से कैलकुलेट करोगे तो बहुत मुश्किल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर होता है, मैं वो भी आगे सबके बारे में डिस्कस करूंगा। सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज है ना, आज एंट्री पास करो, आज सब कुछ करो, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मिल जाए। और सर ऐसा भी होता है कि आगे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या मैंने पढ़ा है, अकाउंटिंग पीरियड में भी मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसके बाद इट में फॉलो, ये भी लिखना हो लिख लो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो भी डेट हो, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, ये क्या होता है? कैलेंडर ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। आपको जो फॉलो करना है आप फॉलो कर लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है। मगर कुछ हमारे के जो लॉज हैं, हमें देखो, ये तो अकाउंटिंग ने बोल दिया, अब जो दूसरे लॉज है, कंपनी लॉ है और भी दुनिया फलाने ढंग के लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, जीएसटी लॉ, वो कहते हैं वो कॉम्प्लिकेट, जो उनकी भी फॉर्मेलिटीज होती है वो किस हिसाब से फिल होती है? वो फिस्कल ईयर के हिसाब से फिल होती है। अब आप अकाउंटिंग ईयर अलग रखोगे, उनके लिए कैलकुलेशन अलग करोगे, आपके लिए माथापच्ची होगी कि नहीं होगी? इसलिए क्या किया जाता है, आप अपनी जो अकाउंटिंग है उसको क्या फॉलो कर लेते हो? फिस्कल ईयर के हिसाब से फॉलो कर लेते हो। बोलो मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज मैंने आपको 3 प्रिंसिपल पढ़ाए। कितने प्रिंसिपल पढ़ाए? 3। पहला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ाए? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसका आधा लेक्चर मेरा लाइव है और ये आधा क्या है? रिकॉर्डेड है। ठीक है सर। इसके बाद पढ़ा मनी मेजरमेंट। क्या पढ़ा? मनी मेजरमेंट। तीसरा प्रिंसिपल क्या पढ़ा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या पढ़ा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? कंप्लीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन भी क्या चाहिए, एक समय बाद आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और लॉ में भी क्या है लिखा हुआ है कि आपको हर साल अपने जो रिकॉर्ड्स है उसको गवर्नमेंट को सबमिट करने। अब गवर्नमेंट को सबमिट करने तो रिकॉर्ड मेंटेन भी करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? हाँ सर करने पड़ेंगे। तो अब सबमिट कैसे करोगे? जब रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? फॉलो होता है। कल के लिए होमवर्क क्या है? पता करके आना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च पे ही क्यों फॉल करता है, ऐसा ही क्यों है, इसके लिए कोई और डेट क्यों नहीं सोची, और क्या आने वाले समय में ये चेंज हो सकता है? ये क्या है? आपका होमवर्क है। आज के लिए बच्चों इतना काफी है। मेरे नोट्स ध्यान से डाउनलोड कर लेना, ये जितनी चीजें लिखवाई हैं वो नोट्स पे भी हैं। और यदि कुछ समझ में ना आया हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, चैट ऑप्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्या करूंगा? क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।